बॉलीवुड में हर इंसान के पास कोई ना कोई रेफरेंस या कनेक्शन होता है, तभी वो आगे जा पाता है। जी, तो जानते हैं कि राज जी। प्रकाश जी के जीवन में भी कोई था जो उनको सपोर्ट कर रहा था बॉलीवुड से? बताइए सर। ऐसा है शिवानी जी कि जब मैं जी, एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र ट्राई कर रहा था, तो जी, उसमें क्या हुआ कि साथ में हमारे सिंगर्स भी जुड़े होते हैं, कोई लिरिक्स राइटर जुड़े होते हैं, है हुँ, ना? तो जी, जब हम कहीं भी जाते हैं अपना गाना लेके तो किसी न किसी सोर्स के ज़रिए जाते हैं, ठीक है? तो मेरे जो सोर्स बना जो मेरे सिंगर थे मिस्टर विक्रांत भारतीय, जी, तो उनके वॉइस में मैंने गाना किया था और उनके थ्रू ही मैं प्रोड्यूसर से मिला। पर जी, प्रोड्यूसर उस समय क्या है उनका जो मूवी था अंडर प्रोडक्शन था और वो उनको जी, गाना पसंद आया और वो गाना लग गया। और फिर बाद में जैसे सपोर्ट वाली वो मेरे गॉडफादर रहे मतलब ये मूवी के लिए जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला रिजे सॉन्ग के लिए। जी, तो अब क्या हुआ गॉडफादर में ऐसा कह सकता हूँ कि इस मूवी में 5 गाने पहले से किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के थे। मेरा एक ही गाना था इसमें, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, तो जी। हुआ यूँ कि जब फ़िल्म में मैंने म्यूजिक कर लिया उनके 5। जी, आपने उसके बाद कई सारी मूवीज़ की जैसे कि मिस्टर कबड्डी और सिनेमा ज़िंदाबाद, जी, तो वहाँ आपने क्या जी। नई चीज़ें सीखी थीं? वहाँ ये मूवी कैसे मिली पहले मैं एक बता देता हूँ आपको। ज़रूर। एक हमारे एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर थे मिस्टर सुबुर खान, तो मेरे एक पीआर है जो अनूप जलोटा के भी पीआर है, मिस्टर प्रीतम शर्मा। तो ओके। उन्होंने मेरा गाना सुना था कार में मैंने उनको गाना कुछ गाने सुनाए थे तो उन्होंने सजेशन सुनी थी उस मूवी की। इस जी। मिस्टर कबाड़ी के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मेरा गाना एक पहले सुन लिया था उन्होंने। वो चाहते थे डायरेक्टर को भी सुनाना। तो मिस्टर कबाड़ी इस फ़िल्म की जो डायरेक्टर थी सीमा कपूर जी थी जो कि ओम पुरी जी की वाइफ़ है। ओके। तो उनको मैंने गाना सुनाया ये वाला तो उनको भी बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि इसके वन ऑफ द प्रोड्यूसर अनूप जलोटा जी भी है तो उनको भी मैंने सुनाया। हुँ, फिर अनूप जलोटा जी ने जब ये गाना मेरा सुना, उनको पसंद आया तो उन्होंने भी मुझे चेक लाके दिया। हुँ। तो ऐसे मुझे मूवी की 3-4 लोगों को मुझे सुनाना पड़ा। हुँ, ये हुँ, गाना हुँ। पहले पीआर ने सुना, फिर वो दूसरे प्रोड्यूसर ने सुना, फिर तीसरे प्रोड्यूसर ने सुना, फिर अनूप जी भी वन ऑफ द पार्टनर थे, अनूप जलोटा हुँ, जी। फिर जी। उन्होंने सुना, फिर फाइनल उन्होंने किया और मुझे इस फ़िल्म के लिए उन्होंने चुना। और ये भी गाना बहुत अच्छा था, ये शान और मधुश्री जी ने गाया था, जी, जी। जिन्होंने अभी हाल ही में बाहुबली का गाना गाया था, कान्हा तुझे ज़रा हुँ, हुँ, और हुँ। पहले एक गाना गाया था उन्होंने, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, जी, जी, रानी जी। मुखर्जी वाला। बहुत फ़ेमस है। हाँ, जी। जी, जी। तो इसमें आपने ऐसी नई फ़िल्म। चीज़ें क्या सीखी सर? इस फ़िल्म से यही था कि उन्होंने सिचुएशंस पहले वाली मूवी मुझे कैसा था कि गाना बना-बनाया लग गया था उस मूवी हुँ, में। हुँ, हुँ। ये मूवी में मुझे ये सीखना मिला कि इन्होंने मुझे सिचुएशंस बताई थी उस हुँ, हुँ, मूवी की। हुँ। क्या सिचुएशंस है, कैसे है, स्टोरी बताया, कैरेक्टर्स बताया, मैं उसको समझा और जी। उसके बाद में मैंने इसमें गाना बनाया और जो फिर उनके हिसाब से ही गाना बनाना पड़ता है हमको और लिरिक्स भी वो हिसाब से लिखवाने पड़ते हैं। तो ये आप भी हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक नया एक्सपीरियंस मिलते जाता है। आपकी गानों की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? गाने की इंस्पिरेशन तो एक अपने अंदर ही चलते रहता है कहीं न कहीं कहीं कुछ। कि काफ़ी सारे लोगों का जैसे हम लोग भी म्यूज़िक सुनते हैं बड़े-बड़े उस्तादों का या बड़ी मूवीज़ का, जी। कोई गाना तो हमको भी लगता है कि नहीं यार ये गाना बहुत अच्छा बना है, तो अभी हम गाना बना रहे हैं, कुछ इसके आस-पास का ही कुछ हिट नंबर निकले अपने पास से, बना के, हुँ, 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 है ना? तो हुँ। जी। जो टाइप का गाना बनाना होता है तो कोई गाना ऐसा देखते हैं कि जो इसके आस-पास का सिचुएशन का हो, जो कभी पहले बनाया हो किसी ने, वो कैसा हुँ, बना था, उसका रिस्पॉन्स कैसा था। तो ऐसे कुछ इंस्पिरेशंस मिलती है, फिर बनता तो कुछ नया ही है, हुँ। लेकिन एक दिमाग में आ जाता है कि कुछ इस तरीके का बनाना है। आपको एक एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जी। जैसे अगर आज की डेट में कोई गाना बना रहा है कि हर घड़ी बदल रही है ज़िंदगी, कोई गाना बना रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ। ये सिचुएशन है, तो ये भी कहीं दूसरे सिचुएशन से रिलेट करते हैं कि आने आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उसमें ज़िंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है, किशोर दा का। वो गाना जी। और ये गाना का दोनों का सिचुएशन सेम। तो ऐसे हम लोग भी देखते हैं कि अगर कोई गाना हमको बनाना है सैड सॉन्ग, तो और कौन-सा सैड सॉन्ग हुआ था इसके 3-4 साल में लेटेस्ट टाइप में, तो थोड़ा जी। दिमाग में लेते हैं वो उसको कुछ बनाने के पहले।
मूड में लाते हैं। या कभी कभी वो अगर सिंगर पहले से कुछ फाइनल होता है ना कि फलाने सिंगर की आवाज में करना है, तो वो सिंगर का वॉइस से भी एक दिमाग में रहता है कि ये सिंगर की आवाज में ऐसा कंपोजिशन होना चाहिए। और 90s के गाने आज तक सुने जाते हैं, रियलिटी शोज में भी सुने जाते हैं। तो ये जो अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जैसे अकॉस्टिक गिटार है, अकॉस्टिक सितार बजाया, अकॉस्टिक फ्लूट बजाया, तबला ढोलक का जो टोन है रियल चमड़े के वाद्य का बजा हुआ, ये सब दिल को बहुत छूने वाला है। और ये जो मॉडर्न है ना, ठक टिक टुक, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिजिटल सब रहता है। अच्छा। तो हाँ, ये न्यू जनरेशन में भी ये चीज बहुत घुस गई कि आप जितने भी देखोगे मॉडर्न गाने, इसमें सबसे ज्यादा क्या, बस पियानो, गिटार और जो वेस्टर्न बीट लगी हुई, उसमें तबला ढोलक का एलिमेंट बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। गिटार तो देख बहुत कभी सुनने को मिल रहा है, फ्लूट कभी बहुत कम सुनने मिल रही है ना। तो ये और रीजन क्या होता है ये कि काफी सारे जो एल्बम आ रहे हैं, सब प्रोड्यूसर लोग इतना ना, जो लाइव बजाने का खर्चा होता है वो बहुत बड़ा होता है, बिग बजट होता है कि अगर 25-30 वॉल्यूम्स बजाना है तो वो खर्चा बढ़ जाता है। तो जो कैपेबल प्रोड्यूसर होते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर को ज्यादा पैसा देते हैं, तो वो अपने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट मतलब डिजिटल साउंड के साथ में वो लाइव भी बहुत करवाते हैं, तो एक बड़ा गाना बनता है बिल्कुल, है ना। जैसे ए.आर. रहमान वगैरह करते हैं तो उनका लाइव भी चलता है, परकशन एक चीज के लिए छोटा छोटा एक लाइन का भी फ्लूट है तो उसके लिए फ्लूटिस्ट को बुलाएंगे। वहीं दूसरी जगह क्या होता है, कंप्रोमाइज करता है, अरे छोटा सा एक लाइन बजाए, सितार बजाना, कीबोर्ड से बजा लो, इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसा होता है। तो वो इट डिपेंड ऑन बजट ऑल्सो, है ना। तो उससे बहुत फर्क आ जाता करके है। भी दोनों का फ्यूजन करके भी अच्छा बन रहा है। तो जहां तक मेरी सोच है कि अगर वेस्टर्न हम लोग बीट का या वेस्टर्न म्यूजिक का सब जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक साउंड का, उसके साथ साथ में हमको अकॉस्टिक का भी मिश्रण करना चाहिए। तो वो गाना एकदम जो सुनने का उसका एक हो ना, रिपीट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, बार बार सुनने का मन करता है, वो हार्ट को छूता है जी। है ना। तो सर आपने कई सारी टेक्निकलिटीज़ बताई, आप कुछ सॉफ्टवेयर्स या टूल्स बताना चाहेंगे जिसका इस्तेमाल किया जाता है या आप करना पसंद करते हो जब आप काम करते हो म्यूजिक कंपोजिशन पर? हम ये क्या अलग अलग टूल्स पे सब काम कर रहे हैं, जैसे कोई FL स्टूडियो में भी करता है, उसके बाद में क्यूबेस पे भी सब करते थे, क्यूबेस है। उसके बाद में अभी लॉजिक बहुत चलन में, लॉजिक प्रो, ठीक है। तो अभी इंडस्ट्री के लोग लॉजिक प्रो बहुत यूज कर रहे हैं, खास करके सॉन्ग को प्रोग्रामिंग करने के लिए, पूरा सॉन्ग बनाने के लिए। मिक्सिंग मास्टरिंग का सब ज्यादा काम ये क्यूबेस वगैरह ज्यादा यूज करते हैं उसके लिए। तो जिसके हाथ में जो बैठा है, सॉफ्टवेयर सारे ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या ये भी चीजें अपडेट होती रहती है हर दिन। और सबसे ज्यादा तो डिपेंड करता है कि टेक्नीशियन के ऊपर, कि टेक्नीशियन कैसा है। टेक्नीशियन के साथ साथ में जो टेक्नीशियन मतलब ये म्यूजिक ट्रैक सब बना रहे हैं, म्यूजिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इनका भी म्यूजिक का नॉलेज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टूल्स के साथ साथ में ऐसा नहीं कि टेक्निकली सिर्फ यूज करना है, उसको म्यूजिकली भी आप कितना अच्छा उससे खेल सकते हो। आपको टोन का नॉलेज हो, बीट का नॉलेज हो, हार्मोनाइज कैसे होता है, काउंटर कैसे बजता है, आरपीजीओस कैसे बजता है। तो म्यूजिकल नॉलेज प्लस टेक्निकल, ये दोनों मिला के ही कुछ अच्छा काम होता है। क्योंकि जिसको म्यूजिक का नॉलेज है, सिर्फ टेक्निकल उन्होंने सीखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, अभी बहुत सारे जो बच्चे मुंबई में आते हैं म्यूजिक करने के लिए, उन्होंने म्यूजिक पहले कुछ सीखा नहीं होता है, उनको सिर्फ लगता है कि सॉफ्टवेयर पे बन जाता है कुछ म्यूजिक, है ना, इसमें लाइव म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है थोड़ा हल्के में। और काफी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो बच्चे आके 4-4, 5-5 लाख रुपए भर कर इसमें यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और वो टेक्निकली तो सीख जाते हैं, लेकिन म्यूजिकल कब सीखोगे? जब वो म्यूजिकल सीखेंगे तो ही वो फिर टेक्निकल भी अच्छा कर पाएंगे, म्यूजिकल टेक्निकल साथ में। तो मेरा एक एडवाइस है कि जो भी बच्चे अभी न्यू जनरेशन में आ रहे हैं और ये मतलब अलग अलग टूल्स पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि लॉजिक है, FL है ना, या क्यूबेस है, तो वो उसके साथ साथ म्यूजिक भी सीखे, या पहले म्यूजिक सीखे फिर ये टूल सीखे, या दोनों साथ साथ में सीखे, जैसा भी है। लेकिन क्या है, टेक्निकल चीज जल्दी सीख जाता है इंसान एक कोर्स करके कि ये चीज ऐसी होती है, वो चीज ऐसी होती है, शॉर्टकट ऐसा है, बटन ऐसा। लेकिन जो म्यूजिकल नॉलेज लेने में वक्त लगता है, हर अच्छी चीज को वक्त लेता है। जी। तो आपने इसी के साथ बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स पर काम करा है, साईं बाबा मेरी सुनो, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं आपके।
तो हाँ, सर अभी जो नए एल्बम्स उसमें आए थे, शान सुनो मेरे साईं बाबा की, जी। तो ये किया था, हरे रामा हरे कृष्णा एक किया था। उसके जी। बाद में फिर और दांडिया के 2-3 सॉन्ग किए हमने, है ना? और एक अभी गणेश उत्सव में महाराष्ट्र में एक बड़ा गाना किया था हमने, मेरे लंबोदरा। जी। इसे जो गाया था उसके सिंगर का नाम था चिंतन बाकीवाला जी। ये सोनी टीवी पे एक शो आता था पहले, के फॉर किशोर, जिसके जैसे अमित कुमार, बप्पी लहरी जी और ऐसे बड़े बड़े सब दिग्गज थे, तो उसके ये विनर है मिस्टर चिंतन बाकीवाला। तो ये उनको प्रमोट करने के लिए डिवोशनल में तो देखो कि डिवोशनल में तो ये एक ही सीन है कि भगवान की भक्ति भाव और भगवान से जुड़ने वाला जो एक फील है वो एक डिफरेंट ही है। तो जब उसके लिरिक्स में मंगवाता हूँ कि लिरिक्स राइटर को कहता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा लिरिक्स ये मैं बताता हूँ उनको कि साईं बाबा के शान में चाहिए या हरे रामा हरे कृष्ण इनके वो सब। तो वो जब लिख के भेजते हैं तो जैसे लिरिक्स हारमोनियम पे रखते हैं तो वो फील गॉड से एकदम कनेक्ट हो जाता है इंसान, और वो अलग ही फील आता है, डिवोशनल वाला ही फील आता है उसमें। और बहुत मजा आता है इसमें भी, सब लाइव वगैरह हम लोग करते हैं पूरा, क्योंकि ये जो डिवोशनल म्यूजिक बनता है इसमें ज्यादातर हम लोग लाइव ही यूज करते हैं। जैसे कि फ्लूट हो गया, है ना, गॉड का जी। इंस्ट्रूमेंट है, सितार है ये भी गॉड का है, वीणा जी, ये भी जी। अपने गॉड का इंस्ट्रूमेंट है, मृदंगम है ना, तबला हुँ। है, ढोलक है, ये सब चीज। इलेक्ट्रॉनिक का इसमें साउंड बहुत कम ही होता है, नहीं के बराबर। तो ये जब सब अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना तो दिल को छू जाते हैं, ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं एकदम, जी, बिल्कुल जी, जी। फील ही अलग होता है। जी। बताइए। तो सर आपने ये बताया कि तो फिर कभी ऐसा होता है सर कि क्या सिंगर के हिसाब से अगर गाना थोड़ा-सा हाई पिच का है तो उसे लो पिच किया जाता है क्योंकि सिंगर हमारा लो पिच में अच्छा गा बिल्कुल सकता है, ऐसा होता है? कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, करना ही पड़ता है वो। नहीं तो वॉइस ज्यादा गलती से ज्यादा ऊंचा गवा दिया तो क्या होगा, वॉइस क्रैक हो जाएगा, नहीं तो फिर वो अपीलिंग नहीं होगा गाना। क्या होता है कि सबसे पहले जब गाने बनाते हैं ना, जी। कंपोजिशन बनाने के बाद में जो सिंगर को हम गवाना चाहते हैं उसमें ना, तो उसका स्केल पहले चेक कर लेते हैं तो कि वो कौन से स्केल पे गा सकता है, मैक्सिमम कितना हाई जा सकता है, कितना लो आता है उसमें। तो वो हिसाब से वो स्केल में गाना हम बनाते हैं, है ना, ताकि सिंगर ऊपर भी आसानी से जा सके और लो भी परफेक्ट आ सके उसमें, तभी गाना खिलता है, ब्राइटनेस आता है गाने में कहीं ना कहीं। तो सर ऐसा अर्ज़ियाँ है मूवी जो है, उस अर्ज़ियाँ सॉन्ग जो जी। है, उसमें आपने कौन से पिच पर गवाया है सिंगर्स को? वो हाँ, वो शीशा स्केल का गाना है, हुँ। लेकिन क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि कितना हाई जा रहा है, कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन। तो उसका पहला अंतरा वो 4 सप्तक के गज से उठता है, दूसरा अंतरा ऊपर के 7 से उठता है, अलग अलग डिफरेंट। तो वो एक परफेक्ट पिच में था, मतलब गा सकते थे, लेकिन फीमेल के हिसाब से थोड़ा ऊंचा ही था वो, कहीं ना अच्छा। कहीं, क्योंकि पहले डिसाइड हुआ था कि वो मेल ही गाएगा, लेकिन बाद में उसमें फीमेल सिंगर भी इंक्लूड हुई, तो उनको गाना पड़ा वैसा। हुँ, तो और वैसे काफी सारे जो प्लेबैक सिंगर होते हैं ना, जी। अब क्या होता है कि जब हम लोग किसी गुरु के पास में रियाज करने के लिए सिंगिंग सीखने के लिए जाते हैं, तो जो बॉयज होते हैं लड़कों को कालिक से सिखाते हैं, सी शार्प स्केल से गाना सिखाते हैं, हुँ, तो उसका रेंज ज्यादा हाई रहता है। शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ स्पेशली। और जो अच्छा। लड़कियां सीखती है वो खाली 5 से सीखती है, मतलब बी फ्लैट से सीखती है, तो उनका रेंज उतना नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जिन लड़कियों को प्लेबैक सिंगिंग में आना होता है, हुँ, तो वो लोग ज्यादातर लड़कियां मेल गुरुजी के पास में ही सीखती है, जेंट्स गुरुजी के पास में सीखती है। कारण क्या है, अपना रेंज बढ़ाने के लिए वो हिसाब से, क्योंकि अगर रफी साहब कोई गाना गा रहे हैं तो वो गाने का अंतरा जितना ऊंचा जाएगा, तो अगर उसमें उनके साथ में फीमेल सिंगर लता जी है, तो लता जी का भी वॉइस उतना ही ऊंचा जाएगा, जितना रफी साहब गा सकते हैं ना ऊंचा, उतना ही ऊंचा लता जी भी गा सकती है ना। तो प्लेबैक करने के लिए फीमेल सिंगर्स को ये एडवाइस है कि अगर आप डुएट गाना गाना चाहते हैं या प्लेबैक करना चाहते हैं, तो जेंट्स गुरुजी से सीखिए, ताकि आपका रेंज मेल का जितना रेंज होता है वो उतना ही आपका भी रेंज रहे। और उसमें क्या होता है, फिर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मेल ने बहुत हाई गाया और फीमेल सिंगर वही गवानी है, तो फिर क्या होता है, मेल सिंगर ऊपर 4 सप्तक में गा रहा होता है, सारेगा, और उसी धुन को फीमेल सिंगर एकदम लो पिच में गाती होती है, सेम ट्यून है लेकिन वो नीचे गाएगी, ऐसा।
तो ये अभी अभी कुछ गानों में ऐसा भी होता है कि मेल सिंगर ने वही ट्यून ऊपर गा दिया, फीमेल सिंगर वही ट्यून नीचे गा रही है। लेकिन पहले ऐसा कोई गाने में 90s के पहले तक कोई गाने में ऐसा प्रैक्टिकल कभी हुआ ही नहीं कि मेल सिंगर ऊपर गा रहा है, फीमेल सिंगर नीचे गा रही है सेम ट्यून को। सोनू निगम, जावेद अली और भी बहुत बड़े-बड़े कलाकारों के साथ, जाने-मानी जी। हस्ती के साथ काम किया है। तो आपको उनसे क्या नई-नई चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली? वो इसी चीज़ को जो म्यूज़िक कंपोज़िशन है या म्यूज़िक को है, वो उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छा। एक चीज तो मुझे सोनू जी का बहुत अच्छा लगा कि देखो आज की डेट में सिंगर्स के पास इतना काम है जो बहुत बिजी है, इनके इवेंट्स इतने चलते हैं, इनको पकड़ना मुश्किल होता है। आज बात करो तो कम से कम 20-25 दिन के बाद की डेट मिलती है। अभी सोनू जी के साथ ही आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ मेरा वाला। सोनू जी के साथ हमारा जो टाइम का डिसाइड हुआ, सोनू जी कहीं फॉरेन के टूर से ही लौटे थे, है ना? तो काफी टायर्डनेस भी रहा होगा, लेकिन वो डेट पहले से दे चुके थे कि ये डेट को ये टाइम पे स्टूडियो में आना है। जब हम लोग गए उसके बाद में सोनू जी ने गाना शुरू किया और इसका सिनेमा जिंदाबाद एक मूवी आई थी मेरी, तो उसका गाना था, सोनू जी गा रहे थे। तो सोनू जी ने एक 20 मिनट गाया गाने को। अंतरा जब गाया सोनू जी को लगा कि कहीं यार आवाज में मेरे खराश आ रही है। तो सोनू जी इतने इतना रिस्पेक्ट किया एक संगीतकार को बोलो या उस गाने को। तो ये सोनू जी के वर्ड में बता रहा हूँ। सोनू जी ने कहा राज जी गाना बहुत अच्छा है करके, बहुत अच्छा बनाया आपने। हम लोग गाने को इज्जत देते हैं, आवाज में थोड़ी खराश है, गाने को हम लोग 2 दिन के बाद में डब करते हैं। अब देखो, है ना? तो उन्होंने फिर से एक टाइम दिया मुझे कि 2 दिन के बाद करते, और फिर जब 2 दिन के बाद में वॉइस डब करने का समय आया, तो देखो ये सोनू जी ने कभी 90s में भी काम किया है और पुराने लोगों के साथ इतना उठा बैठा है, पुराने संगीतकारों के साथ में। तो ये ओल्ड स्कूल ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि वो उस समय से उन्होंने जो किया, उन्होंने एक-एक पहला मुझे बोला राज्य आप डिक्टेट कीजिए, मैं गाना लिखता हूँ। तो मैंने देखा उनके पास में एक बुक था, वो बुक में सबसे पहले लिखते संगीतकार का नाम, फिर किसने लिखा उसका नाम, उसके बाद में रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम, उसके बाद में आज की डेट, उसके बाद में मैंने गाना डिक्टेट किया और उन्होंने एक-एक गाना शब्द अपने हाथों से लिखा, पूरा गाना कंप्लीट। उसमें टाइम लगता है। नहीं तो अभी नए सिंगर को बोरिंग लगता है ना, बोले अरे राजे प्रिंट आउट है क्या गाने का? लिखना पसंद नहीं करते। अभी अभी आज के जनरेशन के लोग गाना है क्या? ऐसा। लेकिन उनके पास वो इतनी बिजी पर्सनैलिटी होने के बावजूद वो अपना गाना अपनी डायरी में नोट करते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और फिर गाया उन्होंने। और फिर बाद में उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज भी डाला कि बहुत अच्छा कंपोज किया है आपने, भेजना मुझे मिक्स के बाद। और मैं भेजता हूँ, कभी भी उनको हाय हेलो करता हूँ, जवाब भी देते हैं इतना बिजी होने के बावजूद। संगीतकारों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट। ये एक अच्छी बात है उनमें। जावेद अली जी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जावेद अली भी ग्रेट है। जावेद जी को मैं कव्वाली कंपोज करके भेजा था। वो एक मेरे एक मूवी के लिए थी और वो जब आए गाने के लिए, तो मैंने गाने को जो समझो कि 80% गा के भेजा था। उन्होंने गाने को सोच के आया था कि मैं कैसे गाऊंगा इसको। उन्होंने गाने में एकदम बिल्कुल 4 चांद लगा दिए। कव्वाली गाई थी उन्होंने, और वो भी सोनू जी की तरह नो डाउट संगीतकारों को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने भी अपना गाना अपने हाथों से ही लिख के लिया है कि किसको जो चीज समझ में नहीं आई, या अगर कोई वर्ड पता नहीं चला कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो पूछते थे कि इसका मीनिंग क्या है। ये पूछना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब एक्सप्रेशन का खेल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुर ताल में गा दिया। एक्सप्रेशन वो क्या होता है, वो शब्दों को समझ के उसका एक्सप्रेशन भी देते हैं, जो उन्होंने स्टडी किया पुराने अपने सिंगरों से, है ना? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। मेरे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन उदित जी को सुनने में जो मजा आ रहा है, तो सुरेश वाडकर जी क्या क्लासिकल के सिंगर है ज्यादातर, उनके भी बहुत बड़े बड़े हिट है, लेकिन उनका सुर लगाने का तरीका अलग है। वो मींड से गाते हैं। मींड का मतलब ये होता है कि एक सुर के ऊपर जो एक सुर से दूसरे सुर पे जो आते हैं ना, एक स्लर होता है वेस्टर्न म्यूजिक में। मतलब ऐसे एक क्या बोलेंगे, एक चंद्राकार ऐसे ऐसे आते हैं वो मींड लगा के। हाँ, जैसे अंबर झुके झुके हैं
ये क्या स्लर लगा है, इसमें मींड लगा गया एक सुर से दूसरे सुर के ऊपर। तो थोड़ा गायकी में वो मींड लग जाती है ना, कोई सीधा जो गाना गाया हुआ एक हीरोइज्म के हिसाब से पापा कैसे बड़ा नाम करेगा, वो जब उसमें ये इस टाइप का थोड़ा मींड वींड लग जाता है ना, लचक वचक, तो अच्छा नहीं लगता वो गाना। तो फिर मैं समझ गया कि नहीं वो